नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के अध्याय संख्या 6 के बारे में अपने अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके 5 अध्याय पूरे हो चुके हैं। 6 चैप्टर जो है अपना वह रहता है मानव संसाधन के बारे में। ठीक है, हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों का हमने इस पूरी बुक में डिटेल से अध्ययन किया है, चाहे वह भूमि संसाधन है, चाहे वह जल संसाधन है, चाहे जितने भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे खनिज है वगैरह वगैरह, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। अभी जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वह सबसे बहुमूल्य संसाधन जो जिसको समझा जाता है वह रहता है मानव संसाधन। यानी किसी भी देश की सबसे बड़ी संपदा जो होती है वो उस देश के लोग होते हैं, उस देश की जनसंख्या होती है। ठीक है, किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण का या किसी भी देश के संसाधन वहाँ की जनसंख्या या वहाँ के लोग रहते हैं। ठीक है, यानी हम जो मानव हैं वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन एक प्रकार से माने जा सकते हैं प्रकृति के, चाहे हमारे लिए उपयोगी हों चाहे किसी भी प्रकार से हों, क्योंकि मानव जो है उसको किसी भी प्रकार से क्या है तैयार नहीं करना पड़ता है संसाधन बनाने के लिए। जैसे अपने क्या है कोई खनिज को ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है, तो वह हमारे लिए तब तक काम में नहीं आ सकता जब तक वह किसी न किसी चीज़ में उसका उपयोग शुरू नहीं होता। ठीक है, अगर अपने देखें बहुत से ऐसे खनिज अभी भी होंगे पृथ्वी के अंदर जो हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं, इसी कारण से वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। या बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं पृथ्वी पर जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होने के कारण वह संसाधन नहीं बनते जा रही है। लेकिन जो मानव है वो हर किसी के लिए किसी न किसी रूप में किसी तरह से क्या है उपयोगी सिद्ध होता है, जिसके कारण क्या है मानव जो है वो सबसे अच्छे संसाधन माने जाते हैं। अब देखते हैं, एक बात करते हैं, भारत में क्या है 1985 के अंदर एक मंत्रालय बनाया गया। ठीक है, मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय। इस मानव संसाधन मंत्रालय का जो लक्ष्य रहता है वह क्या था, लक्ष्य या फिर उद्देश्य क्या रहता है, उद्देश्य या लक्ष्य रहता है मानव कौशल को बढ़ाना। ठीक है, इस मंत्रालय के द्वारा मानव कौशल को बढ़ाने के लिए क्या है कार्य करना शुरू करने की योजना थी सन 1985 से। ठीक है, अब उसी के लिए आधार पर क्या है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी, यानी PKVY, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, कब शुरू की गई थी? यह 2015। ठीक है, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत यानी इसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य या इसका उद्देश्य क्या था? इसका लक्ष्य या उद्देश्य जो था वह 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने का उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी 1 करोड़
भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक विशेष कौशल किसी भी क्षेत्र के, यानी कौशल अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें से किसी भी क्षेत्र के विशेष कौशल में प्रशिक्षित करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी PKVY की। तो ठीक है, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस योजना का उद्देश्य क्या रहता था, इन आने वाले 5 सालों में 2016 से 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था अलग अलग प्रकार के कौशल में। अब देखिए, जो दो चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा है, उन दोनों में क्या है, एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपने सुनी है या देखी है, वह क्या रहती है, कौशल। क्या रहती है, कौशल। यानी मानव विकास के लिए या मानव संसाधन के लिए किसी भी चीज़ में कौशल या किसी एक विशेष क्षेत्र में उसको प्रशिक्षित होना आवश्यक है। देखिए, प्रकृति की देन केवल उस समय तक महत्वपूर्ण होती है जब तक कि क्या है, वो हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तब से वह उपयोगी संसाधन नहीं रहता है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से संसाधन बनाते हैं, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको। तो मानव संसाधन क्या है, अंतिम संसाधन है। यानी पहला मान लीजिए चाहे अंतिम संसाधन मान लीजिए, किसी भी चीज़ को उपयोगी बनाकर उसको संसाधन का रूप देने का कार्य कौन करता है, मानव करता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी चीज़ का निर्माण करता है और उसको संसाधन के रूप में उपयोग में लेता है। ठीक है, क्योंकि मानव की आवश्यकता के कारण ही क्या है, उस चीज़ का संसाधन बनना पॉसिबल हो जाता है। इसी के कारण क्या है, मानव या तो अंतिम संसाधन कह सकते हैं या उसको प्रथम संसाधन भी कह सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए मानव अंतिम संसाधन रहता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप से वितरित नहीं रहता है। ठीक है, मानव संसाधन भी जो है वो विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संख्या में, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार की सोच, विचारधारा, मेंटलिटी या इन्वेंशन करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग रहते हैं अलग अलग दुनिया में। ठीक है, यहाँ तक कि अपने पहले बात अगर करें संख्या की, तो भी क्या है, विश्व के बहुत से क्षेत्रों में संख्या का जो डिफरेंस रहेगा मानव संसाधन का, वह भी बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी कहीं पर क्या है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम। यानी कह सकते हैं मानव संसाधन जो है वो शैक्षिक स्तर पर, अलग मिल सकता है। यानी मानव संसाधन में भेद क्या है, अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, या आयु के आधार पर या लिंग के आधार पर अलग अलग मानव संसाधन प्राप्त होता है। और वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, भिन्न रहते हैं। उनकी क्या चीज़ है, संख्या, या फिर इसके अलावा जो लक्षण हैं, संख्या और लक्षण बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं। ठीक है, तो चाहे वो शैक्षिक स्तर हो, चाहे आयु हो, चाहे लिंग हो, इस आधार पर वो अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्या में प्राप्त होते हैं। उनके लक्षण अलग होते हैं, उनकी संख्याएं अलग होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव संसाधन के बारे में, तो उसमें बात करते हैं अपने जनसंख्या वितरण के बारे में।
जनसंख्या वितरण। देखिए, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार से लोग रहते हैं या फैले हुए हैं उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। क्या है? भूपृष्ठ पर लोग जिस प्रकार फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, यानी लोगों के अलग अलग प्रकार के बसाव जो हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि 90% लोग जो हैं वह 30% भूपृष्ठ पर रहते हैं। ठीक है, यानी जो जिस हिसाब से भूपृष्ठ पर लोग फैले हुए हैं, चाहे वो कम संख्या में फैले हुए हैं चाहे वो ज़्यादा संख्या में फैले हुए हैं, जो उनका बसाव है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संख्या में, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रखा है। ठीक है, यानी 90% लोग जो है वो मात्र 30% भूपृष्ठ या भूभाग पर रहते हैं। इसके पीछे भी कई कारण रहते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे अपने। फिलहाल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो अत्यंत असमान है, जैसा कि अपने देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अगर 70% क्षेत्र पर 90% लोग रहते तो भी जैसा मानते कि अच्छी बात है, लेकिन ये तो सिर्फ 30 पर ही 90% लोग रह रहे हैं। तो क्या है, कुछ तो क्षेत्र जो है वो सघन बसे हुए हैं, सघन बसे क्षेत्र हैं, और कुछ क्या हैं? विरल बसे क्षेत्र हैं। जैसे सघन बसे हुए क्षेत्रों के बारे में अगर बात करें तो देखो 90% लोग 30% भूभाग पर रहते हैं, यानी वो 30% भूपृष्ठ जो है वो सघन बसा हुआ है। वहाँ पर जनसंख्या का वितरण क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वहीं पर अगर अपन देखें कि इसमें से जो 10% लोग बच जाते हैं वो उस दुनिया के 70% एरिया को के अंदर अलग अलग रूप से बसे हुए हैं, अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल सघन और विरल बसे हुए जनसंख्या के लिए रहता है। ठीक है, दक्षिण सबसे ज़्यादा बसे हुए जो क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं उसमें देख लीजिए। जो सघन बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो सबसे ज़्यादा सघन बसा हुआ क्षेत्र है दुनिया का। ठीक है, जहाँ जो सिर्फ 2 देशों को ने कवर किया है उस क्षेत्र को, और वो कौन कौन से हैं? भारत और चीन। इसके अलावा यूरोप, उत्तरी पूर्वी यूरोप है, या इसके अलावा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो क्षेत्र आते हैं वो सघन बसे हुए क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर पहाड़, ठीक है, या जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र का मतलब जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है वो क्षेत्र है, या फिर जो विषुवत वन के क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग जो हैं विषुवत
वनीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, लोग इस क्षेत्र में विरल रूप से बसे हुए हैं, विरल बसे क्षेत्र हैं ये, ठीक है। यानी वो जो 30% एरिया है दुनिया का जहाँ 90% लोग रहते हैं, वो ये वाले देश या महाद्वीप क्षेत्र रहते हैं, और ये वाले जो क्षेत्र हैं वो 70% क्षेत्र है जहाँ पर लोग बहुत ही कम अनुपात में रहते हैं। अभी देखते हैं विषुवत। एक बात और बता देता हूँ, जो हमारी पृथ्वी है उसमें एक हमने अक्षांश रेखा रखी है जिसको अपने विषुवत वर्त कहते हैं, विषुवत वर्त, ठीक है। इसके उत्तर में तो ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, और इसके दक्षिण में क्या है, संख्या लोगों की कम है, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि उत्तर में ही ज़्यादा महाद्वीप है, ठीक है, दक्षिण में महाद्वीप कम है, या स्थलीय भाग जो है वह कम रहता है, तो एक फैक्टर यह भी रहता है, ठीक है। तो यह इस प्रकार से है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहता है वो देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। यानी कुल जनसंख्या है उसका 3/4 केवल 2 महाद्वीप, वो भी कौन कौन से, एशिया और अफ्रीका। 3/4 लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है कि विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। 60% लोग, सिर्फ कितने, 10 देश, ठीक है। तो आइए सबसे पहले उन 10 देशों के नामों को जान लेते हैं कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर रहता है चीन, जो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या या सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर हम हैं भारतीय, ठीक है। तीसरा नंबर आता है अमेरिका का, यानी USA। चौथा नंबर आता है इंडोनेशिया, हमारी साइड ही है, ठीक है। किसी समय भारत का भाग हुआ करता था, वरित भारत का, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका का देश है जो 5वें नंबर पर ब्राज़ील। छठे नंबर पर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है। जनसंख्या का भी काफ़ी डिफरेंस है पाकिस्तान का हमसे। उसके बाद हमारे एक और पड़ोसी 7वें नंबर पर बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पर जो देश रहता है वह नाइजीरिया है। नौवें नंबर पर रूस और 10वें नंबर पर जापान। मात्र इन 10 देशों में क्या है, पूरी 60% जनसंख्या रहती है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो चीन और भारत की है, बाकी तो बहुत ही कम रह जाती है, ठीक है। यानी भारत का और USA का जो जनसंख्या का डिफरेंस है वह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सिर्फ इन 10 देशों में, ठीक है, यानी भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है जितनी एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है, ठीक है। तो सोच सकते हो आप कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत की, और ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है अपना है वो है जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या का घनत्व पढ़ते हैं अपने।
जनसंख्या का घनत्व में पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। पृथ्वी पृष्ठ कह लीजिए या फिर भूपृष्ठ कह लीजिए, पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में, पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, एक इकाई क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व क्या है? एक इकाई क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वो क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इकाई क्षेत्र चाहे वह 1 वर्ग किलोमीटर हो चाहे 100 वर्ग किलोमीटर हो, उसके आधार पर उसका घनत्व इकाई क्षेत्र के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं सामान्य रूप से यह क्या है, जो इकाई क्षेत्र है वह क्या रहता है? प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। इकाई क्षेत्र क्या रहता है? प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर इसके आधार पर देखें तो पूरे विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके हिसाब से अगर भारत का भी क्या है औसत घनत्व देखें तो अपने भारत का औसत घनत्व, भारत विश्व औसत घनत्व जनसंख्या का, ठीक है, भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग हैं। ठीक है, यानी भारत की आबादी जो है वो एक हिसाब से बहुत ज़्यादा है स्थान के हिसाब से। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? ऐसे भी 1 किलोमीटर, ऐसे भी 1 किलोमीटर, ऐसे भी 1 किलोमीटर और ऐसे भी। ठीक है, अभी देखते हैं संपूर्ण विश्व के बारे में हमने पढ़ लिया। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? दक्षिण मध्य एशिया। ठीक है, और दक्षिण मध्य एशिया के अंतर्गत कौन से देश आते हैं उसके बारे में जानकर आपको खुशी होगी। उनके अंतर्गत भारत आता है, चीन आता है, पाकिस्तान आता है, जो 6ठे नंबर पर था जनसंख्या में, ये पहले पे था, ये दूसरे पे था, 6ठे पे, और 7वें नंबर पर जो आया था बांग्लादेश। ये देश जो हैं वो दक्षिण मध्य एशिया के क्षेत्र हैं। इसके बाद में क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, ये पहला नंबर है। दूसरे नंबर पर कौन सा रहता है? दक्षिणी एशिया। एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया और तीसरे नंबर पर दक्षिणी पूर्वी एशिया। सॉरी, ये जो जितने भी आते हैं वो दक्षिण मध्य एशिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत चीन पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के भाग हैं। ठीक है,
तीसरे नंबर पर जो जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र आता है उसके भाग रहते हैं भारत वाले। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना वह है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने के लिए क्या है, भौगोलिक कारक और मानवीय कारक दोनों प्रकार के रहते हैं, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक कारक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या है, भौगोलिक कारकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्थलाकृति या जलवायु या मृदा वगैरह जो हैं, जो भौगोलिक कारक रहते हैं उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्थलाकृति से। यानी पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। 4 प्रकार के कारक पढ़ेंगे अपने। प्रथम जो कारक रहता है वह है भौगोलिक कारक। द्वितीय जो कारक रहता है वह रहता है सामाजिक। कारक। तीसरे नंबर पर सांस्कृतिक और चौथे नंबर पर आर्थिक। ठीक है, इनको क्या है, कैसे भी पहले दूसरे पर कैसे भी कर लो एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो भौगोलिक कारक है उसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं। उसमें आता है स्थलाकृति। ठीक है, या फिर जलवायु है, या फिर मृदा, इसके अलावा जल और खनिज। इनके बारे में एक एक करके अपने डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने स्थलाकृतिक कारक। अब देखो, स्थलाकृतिक कारक में क्या होता है कि लोग जो है हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहां उनके घर आसानी से बनाए जा सके, जहां परिवहन आसानी से हो, जहां खेती आसानी से की जा सके, जहां रहन सहन आसानी हो, जहां जो उद्योग धंधे हैं या औद्योगिक क्षेत्र हैं वो स्थापित हो सके। तो ऐसे क्षेत्र कौन से हो सकते हैं? वो क्षेत्र हो सकते हैं मैदानी भूभाग। यानी जो लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर रहना पसंद करेंगे? मैदानी भूभाग में रहना पसंद करेंगे। उनको सबसे ज़्यादा रहने के लिए वही जगह पसंद आएगी। लेकिन वहीं पर पठार है, पर्वत है, जहाँ पर आने जाने की समस्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं, जहाँ घर बनाने में भी समस्या है, परिवहन में भी समस्या है, इन जगह या इस प्रकार के क्षेत्रों में लोग अपना घर बनाने के लिए कम ही सोचते हैं, मजबूरी में ही सोचते हैं। इसी के कारण क्या है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपने कि गंगा का जो मैदान है, गंगा के मैदान गंगा का जो मैदान है वो विश्व का सबसे सघन बसा हुआ, विश्व के सबसे अधिक बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, यानी सबसे अधिक बसा हुआ क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। दूसरा कारण क्या है, स्थलाकृति जो है वो वहाँ की वो मैदानी भूभाग है, जिसके कारण सारी सुविधाएं जो हैं उनको वहीं पर मौजूद होकर वहाँ मिल जाती है, चाहे वो खेती करना हो, चाहे विनिर्माण हो, चाहे सेवा क्रिया हो। ठीक है,
खेती या विनिर्माण यानी उद्योग धंधे या फिर अन्य प्रकार के कार्य। तो बाकी पॉइंट्स के बारे में